नमस्कार साथियों, मैं कुशल आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ। वेरी गुड इवनिंग सोनम, संदीप, सचिन, राज, एमडी मंजर, ईशिता, हनिया, शमा, जीनत, संदीप पटेल जी, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए शाहरुख खान जी भी आए हमारी क्लास में। मैं अच्छा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से 2 दिन के गैप के बाद हमारी मुलाकात। आज चर्चा का विषय वेन डायग्राम और सिलोजिज्म का कुछ हिस्से की पे बात होने वाली है। सिलोजिज्म का कंप्लीट सिलोजिज्म नहीं कर पाएंगे, तो एक दिन में आपको उतना ही डोज दिया जाएगा जितना डोज आप मतलब उतना ही खाना खिलाया जाएगा जितना आप पचा पाए। ठीक है। तो हाय विकास, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अरे ऐसा नहीं है देवेंद्र कुमार जी, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। देखिए अभी आपके कमेंट पे नजर गया, वो दिल विल के साथ भेजा तो नजर तो जाता ही है ना, तो फिर बस तुरंत आपका नाम लिया गया है, ऐसा प्लीज मत सोचिए। ओके, तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का विषय हमारा लेक्चर नंबर 9। वेन डायग्राम को हिंदी में आप कहते हैं फलक आरेख। वेन डायग्राम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? फलक आरेख। ठीक है। सिलोजिज्म को कहते हैं न्याय निगमन। सिलोजिज्म को क्या कहते हैं? न्याय निगमन। तो आप कहेंगे नहीं, सिलोजिज्म ही अच्छा है, सिलॉक्स भी कुछ लोग कहते हैं। तो आज का जो डिस्कशन होना है, वेन डायग्राम को हम लोग संपूर्ण रूप से करेंगे। भले ही पिछले 5 वर्षों से वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वेन डायग्राम से, कभी आया जाता था लेकिन आज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। और दूसरी बात, एक पल को ये भी मान लिया कि नहीं आएगा, लेकिन वेन डायग्राम सीखेंगे तो सिलोजिज्म आसानी से और जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, आसानी से और जल्दी सीख जाएंगे। टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा है, मतलब कमियां ढूंढने की कोशिश की आदर्श जी आपने। मतलब क्या समस्या रह गई टेस्ट में, कहां लैग कर गए, क्या समस्या आ गई, जरा इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है ना। देखिए आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आपके जितने भी टीचर्स हैं, माता पिता हैं, दोस्त यार हैं, सब एक सामान्य जेनेरिक सा सलाह दे देते हैं, बट आप सबसे बेहतर अपने आप को समझते हैं। इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। आप अपने अंदर झांकिए और समझिए कहां लैग कर रहे हैं। जैसे मैं अक्सर एक लाइन कहता हूं ना कि डॉक्टर के पास जाकर के आप ये नहीं कहोगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप पता करो कि मुझे क्या हो रहा है और फिर मुझे दबा दो। मतलब पता करो कि मेरा सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट खराब है, डॉक्टर हाथ जोड़ लेगा। सेम गोज फॉर टीचर। आप टीचर को खुल के बताएं कि एग्जैक्टली मुझे ये समस्या आ रही है, आपको बेहतर निदान मिलेगा। ठीक है। और एक लॉ है, संसार का एक नियम है कि अगर आप अपनी परेशानी को पेन डाउन कर पाते हैं, अगर आपको कोई समस्या आती है, अमूमन हर व्यक्ति के साथ आता है, तो आप उसको लिखिए, 50% समस्या उसको लिखने से दूर हो जाएगी। आप ये सब आजमाइए तो सही, ये सारी चीजें आप आजमाइए तो सही। सो लाइक इट इज, बहुत क्लैरिटी के साथ आप ये बताया कीजिए कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। देखिए फिर से आदर्श यादव जी यही टाइप कर रहे हैं, टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है वो नहीं बताएंगे तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, सो आइए डिस्कशन की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं कि वेन डायग्राम। ठीक है,
अब देखिए क्लॉक में थोड़ी, मैं वही बात बार बार एक ही बात कितनी बार मैं कहूं, क्लॉक में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वॉइस नहीं आ रहा है। अभी आया क्या? अभी आया? अभी आवाज सही है? देखिए कुछ बातें हैं जिंदगी में ना, कभी बहुत लोड मत लिया कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं मानता हूं बहुत प्रेशर है आप पे ना, माता पिता, दोस्त यार, रिलेटिव, सबका प्रेशर। नौकरी और शादी अपनी मर्जी से कीजिए। अगर आप किसी के दबाव में आकर के यूपीएससी की तैयारी शुरू किए हैं तो गलत कर रहे हैं। और अगर माता पिता का बहुत प्रेशर है कि नहीं नहीं बनना ही है तुमको आईएएस, तो कहिएगा कि मतलब बहुत ज्यादा उच्च भी मैं हो जाऊं ना तो शायद मैं आपका बुढ़ापा नहीं देख पाऊंगा। यही होगा, मनी ऑर्डर भेज दूंगा, आपका फोन रिचार्ज करवा दूंगा, टीवी रिचार्ज करवा दूंगा। सामान्य सफलता भी ठीक है। अमूमन यही देखा गया है, प्रायः वैसे माता पिता ज्यादा खुश हैं जिनके बच्चे बहुत ऊंचे तबके पे नहीं जा पाए हैं। अब आप अमेरिका चले गए, आप अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाएंगे, ये रियलिटी है, करवा सकते हैं। सो इसीलिए ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए और आसानी से पढ़िए। अक्सर कहता हूं ना, डेली पढ़ने की आदत डालिए। सीसैट की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं नहीं कह सकता कि 20-21 क्लास में मैं आपको पूरा सीसैट सिखा दूंगा। मैं भी पिक कर रहा हूं, रिसर्च वही एक्सपीरियंस कि इन चीजों से सवाल बन रहे हैं। और हर बार यूपीएससी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता ही, हर बार यूपीएससी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता है। आप सिलेबस देखिएगा, थोड़े कंफ्यूज हो जाइएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, हर बार कुछ ना कुछ बदलाव है। तो एक धर्रा पे हम चल रहे हैं और एक बार में इंस्टेंट रिजल्ट हमेशा खराब होता है। थोड़ा सा वक्त लीजिए और समय के साथ धीरे धीरे चलते चले जाइए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने घड़ी पे विचार किया था, क्लॉक पे विचार किया था और बताया था आपको कि एक कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेटिव टॉपिक है, जिसके लिए आपका कैलकुलेशन पे पकड़ अच्छा होना जरूरी है, मैथमेटिक्स पार्ट आपका अच्छा होना जरूरी है। और कॉन्सेप्चुअली एक छोटा सा रिसर्च के माध्यम से क्लॉक में किस प्रकार के सवाल पूछे गए, ये आपको मैंने आखिरी में दिखाया, वो करवाया भी। और उसके रिलेशन पे और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं भविष्य के परीक्षाओं में, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, आज के डिस्कशन में जैसा कि मैंने आपको कहा कि वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को हिंदी में आप कहते हैं फलक आरेख, इसे हमें समझना है। और फिर से वही बात कि भले ही 5 साल से नहीं पूछा जा रहा है, बट हाँ एक वक्त पूछा जाता था, शायद 2024 के परीक्षा में ना आए, लेकिन इसका उपयोग है इसको समझने के लिए थोड़ी आसानी से। बिना इसके भी सिलोजिज्म होगा, ऐसा नहीं है, बट अगेन इसका उपयोग से बेहतर आप थोड़ा समझ पाएंगे। तो फलक आरेख और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिज्म करेंगे। आज सिलोजिज्म पूरा नहीं होगा, सिलोजिज्म अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए फलक आरेख है क्या? तो कहानी की शुरुआत होती है, डॉक्टर वेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। डॉक्टर वेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि अगर किसी भी चीज को आपको दर्शाना हो, किसी भी चीज को अगर दर्शाना हो तो लिख के ना दर्शाएं, लिख के ना बताएं, एक चित्र बना के उस चीज के लिए दर्शाएं, बताएं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बताना था आपको इंडिया, यूपी और दिल्ली के बारे में, इंडिया, यूपी और दिल्ली के बारे में। अब एक छोटी सी चीज आपको पता है कि भारत एक देश है और जिसके भीतर यूपी और दिल्ली दो अलग अलग राज्य हैं, ये आपको पता है। अब आपने थोड़ा सा आईएएस वाला दिमाग लगा दिया कि ये भारत मान लिया, ये यूपी मान लिया, ये दिल्ली मान लिया और इसको कंबाइन किया, क्यों? ये कह के कि एनसीआर भी तो है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, आप बिल्कुल गलत हैं।
आपको यहां ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं बताना है, आपको यह बताना था कि ये भारत है और यूपी और दिल्ली उसके दो अलग अलग राज्य हैं। यूपी दिल्ली नहीं हो सकता है और दिल्ली भी यूपी नहीं हो सकता है। तो यहां से कुछ बातें ऐसी आपके दिमाग में आ रही थी कि ऑल यूपी इज इन इंडिया, पूरा यूपी कहां है, भारत में है। सभी दिल्ली भारत में है, और वैसे भी इंडिया को तो अब हमें भारत ही कहना है, भारत में है। हिंदी इंग्लिश में दोनों लिख रहा हूं। और कोई यूपी दिल्ली नहीं है। क्या इन बातों पे आप विचार कर सकते हैं? यहां से जो बातें आ रही हैं कि सभी यूपी भारत के अंदर है, सभी दिल्ली भी भारत के अंदर है, लेकिन यूपी और दिल्ली में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग ही छोर पे हैं। क्या इस बात पे विचार किया जा सकता है? तो यहां पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो शब्द हैं ऑल, जिसको हिंदी में आप कहेंगे सभी। दूसरा है सम, जिसको आप हिंदी में कहेंगे कुछ। और तीसरा है नो, जिसे आप हिंदी में कहेंगे कोई नहीं। ठीक है, तो इन्हीं तीन शब्दों के अनुसार ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम और सिलोजिज्म की कहानी आधारित है। मतलब आज का विषय, सोमवार का विषय और अगले बुधवार का विषय, अगले बुधवार मतलब कमिंग बुधवार का विषय बिल्कुल इन्हीं तीनों शब्दों पे आधारित होने वाला है। ओके, बिल्कुल इन्हीं तीनों शब्दों पे आधारित होने वाला है। तो इन तीन बातों से आप कुल मिलाकर के 9 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और वही कॉम्बिनेशंस अमूमन हर परीक्षाओं में देखे गए हैं। मैं यूपीएससी की बात करूं, किसी स्टेट लेवल पीसीएस की बात करूं, थोड़ा और नीचे तबके की आप अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे एसएससी की बात कर लीजिए, आप रेलवे की बात कर लीजिए, आप यूपीएससी सीएपीएफ की बात कर लीजिए, यही 3 कॉम्बिनेशन से कुल मिलाकर के 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और पूरी कहानी इसी पे आधारित होती है। तो काम को मैं बहुत ही आसान करने वाला हूं आपके लिए, बस आप निश्चिंतता के साथ, धैर्यता के साथ मुझे सुनते चले जाइए और एक ध्यान से सुनिए, कोई भी बात इधर से उधर आपके दिमाग से ना हो जाए। ओके, सो आइए विचार को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर वेन ने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं है कि आप सर्कल ही बना करके चीजों को दर्शाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फलक ही बना करके चीजों को दर्शाएंगे। आप चाहें तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं, आप स्क्वायर बना सकते हैं, आप आयत, भुजा, त्रिभुज कुछ भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कैसा आपको बताया कि इन तीन के बेसिस पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और सामान्य रूप से सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि शर्ट, पैंट और टाई, तो आप कह रहे हैं कि पहले हम टाई लगाते हैं ऊपर, फिर हम शर्ट पहनते हैं और फिर पैंट पहनते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये वेन डायग्राम आपको ये नहीं सिखाता है, आपको तीनों के बीच का रिश्ता बनाना है। ये ना सोचे कि ऊपर तो टाई है, फिर शर्ट है, फिर पैंट है। देखिए, टाई कभी भी शर्ट का काम नहीं कर सकती। पैंट को आप गले में टाई की तरह नहीं बांध सकते, शर्ट को आप लुंगी की तरह नहीं बांध सकते हैं, और टाई को आप ऐसे शंकर भगवान की तरह नहीं रख सकते हैं। हर चीज का एक उचित कार्य होता है, आपको उसको फॉलो करना होता है, और यही संसार का नियम है। तो आप सिंपल ये कहेंगे उसको देख करके कि नो शर्ट इज टाई, कोई भी शर्ट टाई नहीं है। नो टाई इज पैंट, और नो शर्ट इज पैंट। मतलब देखिए ना, नो का इस्तेमाल हो रहा है, तो बस आपका बेहतर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, ये शर्ट है, ये पैंट है और टाई, उसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए कभी ऐसा आ जाता है कि स्पून, कर्ड और बाउल, कटोरी, चम्मच, दही, तो आपने कह दिया
कि भैया ये है कटोरी, कटोरी में डाल दिया दही और दही में डाल दिया चम्मच, फिर कोई कहेगा चीनी तो भूल ही गए। भावनाओं में नहीं बहना है आपको। आप ऐसा अगर सोच रहे हैं, आप सरासर गलत सोच रहे हैं कि ये कटोरी, कटोरी में दही, दही में चम्मच। नहीं, ये आपको रिलेशन नहीं बताना था। आपको ये बताना था कि कटोरी चम्मच दही का क्या संबंध है। तो भाई कटोरी अलग है, चम्मच अलग है और दही अलग है। कभी भी कटोरी दही नहीं बन सकता है, चम्मच कटोरी नहीं बन सकता। ये नहीं कि हम तो कटोरी से ही दाल पी लेते हैं, हमें चम्मच की आवश्यकता नहीं होती, ये सोचना गलत है। ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी बातें जो है इन 3 शब्दों पे आधारित है, ऑल, सम और नो। ये पूरी बातें इन 3 शब्दों पे आधारित है, ऑल, सम और नो, और इसी के बेसिस पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो आइए इस कॉम्बिनेशन को समझते हैं कि वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आपका कुछ ऐसा बन जाता है, ये अगर ए है, बी है, सी है, तो अगर ध्यान से देखें तो सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है, सभी बी भी सी है और सभी ए भी सी है। तो अगर कभी आपको 3 ऑल की आवश्यकता हो तो आप पहले डायग्राम पे जाएंगे। मैं थोड़ा डीपली पीछे जाकर के चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा धैर्यता के साथ मुझे सुनिए। आप लोग बहुत इररिलेवेंट कमेंट करते हैं, मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, मुझे सही में बहुत ताज्जुब होता है कि ये यूपीएससी का बैच है क्या? सही में इतना पेशेंस नहीं है आपके पास? तो प्लीज धैर्यता के साथ मुझे सुनिए। दूसरा ये हो सकता है कि ये ए है, बी है, सी है, यहां से सभी ए सी है, सभी ए सी है, सभी बी भी सी है, ऑल बी इज सी, और कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, सो सम, तो इसको आप कहेंगे कुछ ए बी। तीसरा ए बी सी, सभी ए सी है, ऑल, सभी, सभी बी सी है, ऑल, सभी, और ए और बी के बीच कोई रिश्ता नहीं है, ए और बी के बीच कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई नहीं, कोई नहीं। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें क्लियर होंगी, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें क्लियर होंगी। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं। चौथा पार्ट हो सकता है ये ए बी सी, सभी ए क्या है, सी है, सभी, कुछ ए बी है, कुछ, और सभी ए सी है, कुछ ए, और कुछ बी भी सी है, सम, कुछ। ठीक है, पांचवा कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि ये ए है, बी है, सी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, कुछ बी सी है, और ए और सी के बीच कोई रिश्ता नहीं, देखिए दूर दूर है, कोई नहीं। ओके, छठा कॉम्बिनेशन ऐसा आपको दिखेगा कि ये ए है, बी है, सी है, कुछ ए बी है, सम, कुछ बी सी है, सम, कुछ, और ए और सी में कोई रिश्ता नहीं है, नो, कोई नहीं। ठीक है, सातवां कॉम्बिनेशन आपका ये बन सकता है कुछ ऐसा, ये ए बी सी, यहां से क्या दिख रहा है आपको कि कुछ ए बी है, सम, ए सी में कोई रिश्ता नहीं है और बी सी में भी कोई रिश्ता नहीं है, नो और नो। आसान काम जुगनू, ठीक है, टेंशन नहीं है। उसके बाद आगे का कॉम्बिनेशन, आठवां कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो सकता है कि ये ए है, बी है, सी है,
सो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कुछ ए सी है। ओके, और 9वां कॉम्बिनेशन, ये ए है, ये बी है, सी है, ये ए है, बी है, सी है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है और कोई भी ए सी नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन 3 बातों से इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। एक प्रकार से आप समझिए ना कि आपके लिए पेपर आउट हो गया। इस 9 डायग्राम के अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वेन डायग्राम के पहले टाइप के क्वेश्चन में इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। एक सिंपल वर्ड बेस्ड होता है, एक सेंटेंस बेस्ड होता है और एक सेट थ्योरी पे आधारित होता है। यहां तक की बातें क्लियर हैं भाई? सबीर खान, संजू, सुभाष, जागृति, जुगनू, नीशू, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें एकदम क्लियर होंगी। फातिमा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको रिलेशन सोचना है अपने मन से, शक्तिमान की तरह नहीं सोचना है। शक्तिमान ना बने, सामान्य व्यक्ति मतलब मैंगो पीपल, आम जनता रहने में एक अलग मजा है। ठीक है, हमें ऐसा चकाचौंध लग जाता है ना कि अरे विधायक है, और हम गलतियां क्या करते हैं, विधायक जी का पांव छू लिया। अरे क्यों? हमारे प्रतिनिधित्व है, हमने चुना है ना उनको, फालतू का तवज्जो क्यों देना है? पूछ, आज भी अगर संविधान की बात करें, सो वी द कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, आम जनता, मजा उसमें। तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचे। मैं हर एक छोटे छोटे पहलू को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वेन डायग्राम में और क्या हो सकता है। हर एक छोटा छोटा निचोड़ मिलेगा, बशर्ते आप थोड़ा सा सहयोग करें, ध्यान से मुझे सुनो। मुझे बस आपसे एक ही चीज चाहिए, आपका ध्यान, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके, तो अब देखिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आएगा, शायद आपको इतना डीप सोचने की जरूरत नहीं है। मैं 2 कदम और पीछे जाकर के तुम्हें बताया, लेकिन शायद आपको इतना सोचने की जरूरत है। आप सामान्य रूप से सोचते, आपका काम हो जाता। बट जब कभी आप स्टक हो जाए, फंस जाए किसी चीजों के साथ, तो शायद आपको इसकी आवश्यकता पड़े। जैसे कि मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लूं कि ब्रदर, फादर और टैक्स पेयर क्या है? भाई, पिता, करदाता। अब इनके बीच का संबंध क्या है? तो आप ये कहेंगे कि सम फादर आर ब्रदर, कुछ पिता क्या है? भाई है। जरूरी नहीं ना हर पिता किसी ना किसी के भाई ही हो, क्या पता वो इकलौते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सम ब्रदर आर फादर, कुछ भाई पिता है, सारे भाई। अब जैसे मैं किसी न किसी का भाई हूं, लेकिन मैं किसी का पिता नहीं हूं। ठीक है, और यह भी कहा जा सकता है कि सम फादर एंड ब्रदर आर टैक्स पेयर। अगर किसी भी बात को हिंदी में लिखना हो तो आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि ये बहुत सामान्य इंग्लिश है, इसलिए मैं बस इसके साथ जा रहा हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि कुछ फादर, सारे पिता जरूरी नहीं है टैक्स पेयर हो, सारे भाई जरूरी नहीं है टैक्स पेयर हो, कुछ तो है। तो हमने देखो किसका यूज किया, हमने किसका यूज किया? सम का यूज किया, सॉरी सम का यूज किया। 3 सम हमें चाहिए। क्या चाहिए? 3 सम चाहिए। अभी मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था, उस डायग्राम को ढूंढिए जहां 3 सम हो। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बट हमें इतना डीपली सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम बस सामान्य रूप से यहां सोचते कि कुछ भाई पिता हैं, कुछ भाई टैक्स पेयर हैं, कुछ पिता टैक्स पेयर हैं, सभी नहीं हो सकते। तो आपका उत्तर क्या हो जाता? डी। अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया। तो बस इतना सा आसान सा, प्यारा सा, सुंदर सा काम होता है जो आपको करना है इस विषय में। ओके, तो एक बार इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप बना लीजिए। ये इस विचार में मत रहिए कि ये तो पीडीएफ के तर्ज पे मिल ही जाएगा। लिखावट भी बहुत आवश्यक। लिखावट मतलब मैं आपकी हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो मेंस में आपको जरूरत होगा, लेकिन जरूरी है। आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आपके पास 2 मिनट कम हो गया था, आप एक बार इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई समस्या मुझे बताइए, फिर हम आगे के विचार पे चलते हैं।
ओके ओके, यहां तक की बातें डन। तो आइए कुछ आसान आसान सा प्रश्न करें। मेल फादर इंजीनियर, आप में से कितने लोग इंजीनियर जरूर होंगे, आप में से जरूर बिल्कुल होता है। भाई है, अगर जैसे मेरे पिता, वो मेरे पिता हैं लेकिन मेरे बुआ के भाई हैं। प्लीज भैया 8 और 8-5 के बीच कौन सा एंगल है बता दीजिए, बस यही डाउट। 8 और 8-5 के बीच कौन सा एंगल है? मैं आपके क्वेश्चन ही नहीं समझा आज मेरा। 8, आप ये पूछ रहे हैं क्या कि 8:05 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 8? आप एग्जैक्ट डाउट पूछिए, एग्जैक्ट 8:05 पे कौन सा कितने डिग्री का, तो बस वही थीटा इज इक्वल टू 11/2m - 30h, इसका यूज कर लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, मेल फादर इंजीनियर, तो सारे पिता मेल हैं। ये नहीं कहेंगे कि आप सारे मेल, सारे पुरुष पिता हैं, ये कहना सरासर गलत बात है। मैं पुरुष हूं लेकिन मैं किसी का पिता नहीं हूं, तो आप ये नहीं कहेंगे। आप सिंपल क्या कहेंगे, सारे पिता जो हैं वो पुरुष हैं। और इंजीनियर साहब की बात करें तो कुछ के पिता इंजीनियर हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर हैं और कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हैं। सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव सी। क्लियर बात है भाई, कोई समस्या वाली बात? आसान, बढ़िया, सुंदर काम। अगला देखिए, फर्नीचर सोफा टेबल। फर्नीचर सोफा टेबल, इसके साथ जाइए। सोफा और टेबल दोनों फर्नीचर का ही एक प्रारूप है। सोफा और टेबल दोनों फर्नीचर का ही एक प्रारूप है। अब सोफा टेबल नहीं हो सकता। अब ये मत कहिएगा हम कभी टेबल पे बैठ जाते हैं। भाई टेबल पे बैठ जाने से टेबल सोफा नहीं बन जाएगा, सोफा सोफा ही रहेगा, टेबल टेबल ही रहेगा। दोनों फर्नीचर के हिस्से में आते हैं, इस बात का आसान काम, टेंशन नहीं है। अब ये दूसरे टाइप का प्रश्न, यहाँ पे क्या होता है कि एक आकृति दी गई, जैसे यहाँ पे वृत्त है, वर्ग है, त्रिभुज है, और इसमें कुछ संख्याएं लिखी होंगी, यहाँ अल्फाबेट्स लिखे गए हैं और इनको दर्शाया जा रहा है कि ये वृत्त जो है ये कलम को दर्शाता है, रेक्टेंगल जो है ब्लू को, और ये जल को। ऊपर दी गई आकृति में कौन सा अक्षर ऐसे जल पेन को नीला नहीं को दर्शाता है? ध्यान से पढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट जल पेन विच इज नॉट ब्लू? वो जल पेन जो ब्लू ना हो, मतलब ब्लू कौन है? ये रेक्टेंगल, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको आपने हटा दिया। तो वो कौन सा संख्या है, लेटर है, जो सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन है? सी को देखिए, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, खत्म। राइट आंसर सी, आसान सा काम। ओके, इजी। इस प्रश्न का जवाब आप प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा। पोल की आवश्यकता नहीं है, मिनिमम 30 सेकंड का पोल है मेरे पास, ये सब 10 सेकंड के क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट स्टील बॉटल विच आर कैप्स? स्टील बॉटल कैप्स, तीनों वो संख्या, वो अल्फाबेट जो तीनों ही आकृति में कॉमन हो। 3 नंबर, आंसर सी, खत्म। ओके, in the given figure how many leather bag are not red? leather bag जो लाल नहीं है, तो ये नहीं है, इसको हटा दिया आपने, तो ये हटाया। अब कौन सी संख्या है जो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, बैग और लेदर में? ये 51 नंबर, खत्म। बहुत कम चांसेस हैं ऐसे इन क्वेश्चंस के आने के। मैं खुद कह रहा हूं 5 साल से वेन डायग्राम, 6 साल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन जब हम वेन डायग्राम सीख रहे हैं तो हम सिलेबस में वेन डायग्राम है, बात खत्म।
तो वो कैसे भी प्रश्न आपको दे सकता है। ओके, अब ये आप खुद से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं, आंसर है, आप आंसर भी मैच कर लेंगे। मेल डॉक्टर ब्रदर, इसका जवाब दीजिए। मेल डॉक्टर ब्रदर, देखिए सारे भाई जो हैं वो मेल हैं और डॉक्टर, कुछ भाई डॉक्टर हैं, कुछ मेल डॉक्टर हैं और कुछ फीमेल डॉक्टर भी हैं। लड़के खुश हो गए होंगे फीमेल डॉक्टर के साथ। वो एक ऐड देखा है ना आपने, मेन विल बी मेन वाला, कि जैसे ही एक फीमेल डॉक्टर, दोस्त उसका बेहोश है, जैसे ही फीमेल डॉक्टर आती है उसका नर्व्स चेक करती है, दिल की धड़कन उसकी तेज हो गई। अब वो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रही है और उसकी वाइफ भी नहीं समझ, उसका दोस्त समझ जा रहा है कि क्या मैटर क्या है भाई। सो वी हैव फीमेल डॉक्टर एज वेल। ओके, वर्ल्ड, इंडिया, दिल्ली, इस पर हम लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं। सिस्टर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, ब्रदर, तो कुछ माएँ बहनें हैं, सारी बहनें मां नहीं है और ना ही सारी मां बहन है, इकलौती हो सकती है। और ये अलग, भाई अलग है, भाई के बीच कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि एक भाई बहन भी नहीं हो सकता और एक माता भी नहीं हो सकता। फिल्म ही नहीं बन जाना है कि मैंने इस बच्चे को मां का प्यार और बाप का प्यार दोनों दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। संसार के नियमों को ना बदले, पुरुष पुरुष है, महिला महिला है, हर का काम बटा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि पुरुष उच्च है। लोग आज कह रहे हैं कि महिलाएं जो है वो पुरुष के समकक्ष हैं, बराबर है, मानता हूं, लेकिन मैं तो कहता हूं कि महिलाएं जो है वो पुरुष से दे आर फार सुपीरियर, वो बहुत ऊपर है, शायद पुरुष वहां तक पहुंच भी ना पाए। ओके, एनिमल, लायन, टाइगर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लायन और टाइगर जो है वो एनिमल के साथ आएगा, बात करें। ओके, अब ये सब क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा। मेटल, ऑक्सीजन, कॉपर। सो कॉपर जो है, कॉपर, तांबा, वो मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो मेटल के अंदर नहीं आएगा। ओके, वुमेन, टाइगर, लोटस, ये सब सारे प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लेंगे। हम लोग अब चलते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, देखिए, विच नंबर स्पेस इंडिकेट इंडियन टीचर हु आर ऑल्सो एडवोकेट, कोई समस्या वाली बात नहीं, आंसर 3 दिख रहा है आपको कि इंडियन टीचर एडवोकेट सबका कॉम्बिनेशन 3 नंबर। ये इसका अगला टाइप, बिल्कुल पिछले टाइप जैसा, बस यहां पे चीजें क्या हो रही थी, चीजों को आसान किया गया था। यहां पे दर्शा रहा था कि ये एडवोकेट है, ये टीचर है, ये इंडियन है। यहां पे बस उसका नेक्स्ट प्रारूप आपको क्या दे रहा है कि डायग्राम दिया है बट इसमें चीजों को रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो थोड़ा सा आपका वक्त बढ़ जाएगा, आपको इन चीजों को पढ़ना होगा और सरसरी निगाह से पढ़िए, बहुत ज्यादा वक्त भी ना लगाए। इन द गिवन वेन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट कंप्यूटर। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंप्यूटर को। वृत्त जो है कंप्यूटर का प्रतिनिधित्व करता है। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट नॉट वर्किंग। ट्राइंगल जो है वो नॉट वर्किंग मतलब काम नहीं कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंटेल। और रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पार्टिकुलर कैटेगरी। अब ये सारे जो नंबर्स हैं उन कैटेगरी के लोगों को दर्शा रहा है। पूछता क्या है? हाउ मेनी कंप्यूटर ऑफ इंटेल आर वर्किंग। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। हाउ मेनी कंप्यूटर ऑफ इंटेल आर वर्किंग। अब जितनी भी चीजें इस ट्रायंगल में हैं, जितनी भी चीजें इस ट्रायंगल में हैं वो वर्किंग नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। और आपसे पूछा क्या है? हाउ मेनी कंप्यूटर ऑफ इंटेल आर वर्किंग, मतलब ट्रायंगल के बाहर, त्रिभुज के बाहर जो भी चीजें हैं वो सारे वर्किंग हैं। तो इनका और इसका कॉम्बिनेशन, ये 8 नंबर वाली संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। बढ़िया आसान समस्या वाली बात। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि चिंता में है कि ये कैसे हो गया, ये तो समझ में ही नहीं आया। कोई समस्या वाली बात? यहाँ तक बढ़िया चल रहा है काम, टेंशन नहीं। किसी के पास ही सेट की बुक है? कुछ लोग अभी भी बातों में ही लगे। पेपर, प्लास्टिक, रबर, ये सब चिंता का विषय नहीं है।
ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस डाल दिए। एक ये नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अभी तक नहीं पूछा है बट शायद यहां पे क्या होगा, जस्ट उल्टा उल्टा पूछा जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, लॉयर आर्किटेक्ट ह्यूमन बीइंग, लॉयर आर्किटेक्ट ह्यूमन बीइंग। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि एक लॉयर जो है, सारे के सारे जो लॉयर हैं वो ह्यूमन बीइंग ही हैं, सारे के सारे आर्किटेक्ट जो हैं वो भी ह्यूमन बीइंग ही हैं। और लॉयर और आर्किटेक्ट दो अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, वो मैच नहीं हो सकता है। कहने को कोई वकालत करके अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई आर्किटेक्ट अच्छा हो उसको वकालत का भी ज्ञान हो सकता है, बट पढ़ाई दोनों की अलग है। तो आप व्यवसाय को जोड़े ना, और लॉयर और आर्किटेक्ट है तो इंसान ही ना। अब आप कहेंगे क्यों, कुत्ता भी तो वकील हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्या पता उनमें, उनके उस प्रजाति में क्या चल रहा है, उनके उस समूह में लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता है। जैसे एलियन की बात आज भी कंफ्यूजन है, मतलब निश्चितता नहीं है। जैसे हम ये खोज निकाल रहे हैं कि क्या कोई और भी ऐसा है हमारी तरह जो एक दुनिया बसा के रह रहा है, वैसे एलियन भी हमें खोज रहे हों। तो क्या पता उस कुत्ते समुदाय में भी कोई लॉयर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, हो सकता है ना। कुत्ते कैसे वो मिट्टी हटाना शुरू करते हैं, मे भी वो एक आर्किटेक्ट हो। बट अगेन हमें निश्चितता नहीं, और जब तक निश्चितता किसी भी चीज में ना हो, देखिए जिंदगी के हमेशा तीन पहलू होते हैं। हम अक्सर चीजों को दो पहलू में बांटते हैं, इसके बारे में हम आगे भी विचार करेंगे सिलोजिज्म में। वैसे तीन पहलू हैं जिंदगी के, सही, गलत और संदेह। सही, गलत और संदेह। और संदेह वाली बातें जो होती है ना, हमेशा गलत होती है। तो एक कुत्ता आर्किटेक्ट हो सकता है, एक बंदर आर्किटेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें संदेह है, निश्चितता नहीं है। अब निश्चितता नहीं है तो फिर वो चीजें क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि आपको ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहां पे देखो ना, एक सेट दे करके चार ऑप्शंस दे रहे थे और आपको इसमें से पिक करना था। और एक बात और समझिए, कभी शायद ऐसा हो जाए कि कोई भी उपयुक्त डायग्राम आपको ना दिखे, कभी शायद ऐसा हो जाए कि कोई भी उपयुक्त डायग्राम ना दिखे, आप कहने नहीं, आप किसी भी डायग्राम से संतुष्ट ना हो पाए, तो वैसे केस में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक नियम है कि उस विकल्प को डन कर दे जो सबसे कम गलत लगे। वैसे ये अमूमन नहीं ही होता है, ठीक है, लेकिन उस विकल्प को आप गलत कर दें जो न्यूनतम गलत हो, सबसे कम गलत हो। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं इस विषय पे कि बुक कॉपी स्टूडेंट, किताब कॉपी छात्र, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। एक बुक कॉपी नहीं हो सकता, कॉपी बुक नहीं हो सकता, स्टूडेंट भी नहीं हो सकता, हमें वो ढूंढना। मदर डॉक्टर वुमेन, बिल्कुल हमारा बी आंसर सही है। सारी की सारी माएं वुमेन है, महिलाएं हैं। सारी की सारी माँ जो है वो वुमेन है, महिलाएं हैं। और डॉक्टर यहाँ है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। अभी हमने विचार भी किया था ना, मेन विल बी मेन वाला, वो प्रचार के बारे में, उस ऐड के बारे में और बताया था मैं। और कुछ डॉक्टर माएँ भी, कुछ पुरुष डॉक्टर भी हैं। ठीक है, लेटर पोस्ट ऑफिस पेपर नहीं। सो सबसे बेहतर आंसर बी है इसका। एक बार इसको प्रयास कीजिए, एक बार इसको प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, इसका सही विकल्प है ए, एक्सट्रोवर्ट, बहुमुखी।
मेन हैंडसम, हाय हैंडसम वाला सुना है ना आपने, वही वाला। तो बहुमुखी समझते हैं ना वो व्यक्ति जो 4 लोगों से इंटरेक्ट करने में, बातें करने में ना विचार करे। इसका विपरीत होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो व्यक्ति जो बहुत संकुचित तरह से, मतलब विचारे संकुचित नहीं है, बस वो इंटरेक्ट करने में घबराता है। और आजकल एक नया वर्ड चल रहा है एम्बीवर्ट, जो दोनों का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे बातें कुछ ऐसी हो रही हैं कि मेन एक्सट्रोवर्ट और हैंडसम, बिल्कुल सही है। कुछ पुरुष जो होते हैं वो हैंडसम होते हैं, कुछ पुरुष हैंडसम होते हैं, सारे नहीं होते हैं। कुछ मेन एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सारे नहीं होते हैं। कुछ हैंडसम एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सारे नहीं। और कुछ यहां हो जाएंगे, कुछ यहां हो जाएंगे। अब चलो मैं अपनी ही तारीफ कर लेता हूं, आप लोग नहीं करेंगे, मैं यहीं पे आ जाता हूं। मैं एक पुरुष हूं, मैं हैंडसम हूं और मैं एक्सट्रोवर्ट भी हूं। ठीक है। वैसे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कहावत है, मतलब लोग आज भी इसको सही मानते हैं और मैं भी बहुत हद तक। लेकिन जितनी भी चीज है ना, हर चीज का 2 पहलू होता है। तो 100% गारंटी के साथ आप किसी भी चीज को नहीं कह सकते हैं कि जो पुरुष हैं, ये बातें लड़कों के लिए हैं, ये बातें लड़कों के लिए हैं। जो पुरुष हैं वो सिर्फ अमीर या गरीब होते हैं, वो सफल या असफल होते हैं। पुरुष लंबे चौड़े मोटे नाले ये नाटे काले गोरे बाल उड़े हुए ऐसे नहीं होते हैं। कुछ सच्चाई है, कड़वा सत्य है कि पुरुषों को सुंदर लड़कियां अच्छी लगती हैं और लड़कियों को सफल स्टेबल व्यक्ति अच्छे लगते हैं। ओके। डी किस लिए नहीं हो सकता है? स्टेशनरी स्टेपलर इरेजर। स्टेपलर जो है वो एक स्टेशनरी का हिस्सा है, इरेजर भी स्टेशनरी का हिस्सा है। स्टेपलर और इरेजर एक नहीं होता है। ठीक है। डॉक्टर फादर सिस्टर बिल्कुल नहीं हो सकता है। कुछ फादर डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ सिस्टर भी डॉक्टर हो सकती है, लेकिन फादर और सिस्टर के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। ब्यूरोक्रेट मेन वुमेन, अगेन बी का आंसर ये हो सकता है कि कुछ मेन ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ वुमेन ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन और वुमेन में एक अलग ही रिश्ता है। तो ये सारा कारण है कि क्यों नहीं हो सकता। सबसे बेहतर एग्जाम्पल इसका ए ही होगा। ठीक है, यहां तक की बातें ठीक है। बोलिए। ठीक है, यहां तक की बातें, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, बहुत ठंडे दिमाग से, कोई हड़बड़ी नहीं। ब्लैक कॉफी कुछ भी है, एक गिलास गर्म पानी और एक ब्लैक कॉफी बिना चीनी का या चाय कॉफी को बिना चीनी का। ब्रदर फादर अंकल, क्या विचार आया? देखिए इसका सही विकल्प है सी। क्यों? ये रिप्रेजेंटेशन है आपका फार्मर अंकल मेल। अब देखिए सारे के सारे अंकल जो होंगे वो मेल होंगे,
और कुछ फार्मर अंकल होंगे, कुछ फार्मल मेल होंगे। महिलाएं फार्मिंग भी तो करती हैं, महिलाएं भी तो फार्मिंग करती हैं। सो द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वुड बी सी। ठीक है, तो दो प्रकार के सवाल हमारे हो गए और कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब तीसरा प्रकार, तो आगे बढ़े यहां तक कि भाई बातें चकाचक, थम्स अप स्माइलीज कुछ मिलेगा। मैं इस उम्मीद में रहता हूं कि आप अपनी ओर से कुछ रिएक्शंस देंगे कि हाँ भैया काम बढ़िया चल रहा है, नहीं भैया कष्ट में चल रहा हूं। और अगर जेन्युइन आपका डाउट हो, क्योंकि मैं अधिकांश देखता हूं कि आप फालतू की बातें आपस में कर रहे होते हो, या मेरे से अभी किसी दिन मैंने देखा भी था और मैं लोगों को बता भी रहा था कि कोई बच्चा मुझे ऐसा लिख रहा था, भैया आपका माइक बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन मैंने माइक बाहर लगा रखा था कि मुझे दे दो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जरा ये विचार करें आप। ठीक है, बढ़िया, ओके। अच्छा, और कोई समस्या? देखिए ऐसा ही नहीं है कि आप पीडीएफ में आंसर नहीं दिया होता है, हो सकता है कुछ त्रुटि हो रही होगी, मैं इसका ध्यान दूंगा कि आंसर डिलीट ना किए जाए। और कुछ मैं अभी मैसेज डाल देता हूं कंटेंट टीम को कि ऐसा कोई ना करे। और नहीं होगा, हो जाता है कभी कभी, कुछ लोगों से समस्याएं आ जाती हैं। कोई नहीं, आप अगला प्रश्न देखें, तब तक मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूं, आप तब तक अगला प्रश्न देखिए। चलिए, आगे से नहीं होगा, मैंने मैसेज कर दिया। आगे देखते हैं भाई। सो फ्रॉम द डिटेल फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर। ये एक विषय कहा गया है कि 420 कुल लोग हैं, चोर नहीं है। चोर नहीं है। जैसे मैं जब 10वीं की परीक्षा दे रहा था तो बड़ा ही वो रोल नंबर आते हैं स्कूल में, तो क्या ही रोल नंबर हम लोग के होते हैं। जैसे मेरा रोल नंबर आई गेस 6th या 7th था, मतलब मैं टॉप 10 में रहता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट टॉपर ही था, नहीं, टॉप 10 में रहता था। तो 420 बच्चे नहीं होते थे। जब हमारा 10th का रोल नंबर आया था तो हम विचार करते यार 420 किसका रोल नंबर होगा। तो चोरों के लिए एक धारा है आईपीसी एक्ट, उसके लिए यूज किया जाता है 420 ही मत करो ऐसी। तो 420 कुल लोग हैं जिन पे एक सर्वे किया गया कि हिंदू अखबार, आप लोग एकदम खुश हो गए होंगे, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फिर से खुश हो गए होंगे। यूपीएससी वाले यही दोनों अखबार पढ़ते हैं और इसलिए मैंने जानबूझ करके यही एग्जाम्पल आपके लिए लिया है। बट अगेन मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ द हिंदू ही पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। यह है कि आप किस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए विचार को आगे बढ़ाते हैं कि 420 लोगों पे एक सर्वे किया गया जिसमें 85 लोग द हिंदू अखबार पढ़ते थे, 200 लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ते हैं और 60 लोग दोनों ही अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों के साथ है। आपसे पूछा है कि कौन अखबार पढ़ता ही नहीं, कौन अखबार पढ़ता ही नहीं। अब देखिए 420 टोटल लोग हैं, जिसमें से 85 लोग जो है द हिंदू पढ़ने वाले हैं, 200 लोग हैं वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले हैं। अब ये 60 लोग जो हैं वो द हिंदू भी पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं। मतलब ये जो 60 कॉमन हिस्सा है ये तो हिंदू के साथ भी है और द इंडियन एक्सप्रेस के साथ भी है। मतलब एक बार आपको 60 को घटाना होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 420 में से 285 225 घटा लीजिए, मतलब 195 लोग ऐसे हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। ये इसको करने का एक विधि हुआ, और भी तरीके हैं, हम उस पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा एक बार आप इसको देखिए। और भी तरीके हैं, हम उस पर विचार कर सकते हैं,
लेकिन उस विचार करने से पहले मैं एक बार आपसे कहूंगा कि एक बार आप विचार करें कि मैंने क्या कहा। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का ये होगा, अच्छा यहां पे मैंने क्या किया है एक बार फिर से सुन लीजिए, शायद कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे। मैंने कुछ ऐसा कहा कि 420 टोटल लोग हैं, 85 लोग जो हैं वो हिंदू पढ़ने वाले हैं, 200 लोग इंडियन एक्सप्रेस, और ये 60 लोग जो हैं ये बोथ पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बोथ वाले लोग होते हैं ना, वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो 60 को अगर आप 2 बार जोड़ेंगे तो गुणा भाग गलती हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे कि आपने यहां देखा कि 420 टोटल लोग थे, ये जो 60 लोग हैं ये इसके साथ भी हैं, इसके साथ भी हैं, तो यहां से मैं ओनली हिंदू पढ़ने वालों की संख्या निकाल सकता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू अखबार पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदू अखबार पढ़ते हैं। तो 85 में से 60 गया, मतलब 25 लोग ऐसे हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदू अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यहां से सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वालों की संख्या 200 में से 60 गया, 140 लोग जो हैं वो इंडियन अखबार पढ़ते हैं। तो 25 लोग हिंदू वाले, 140 लोग इंडियन एक्सप्रेस वाले, ये हिंदू वाले, ये इंडियन एक्सप्रेस वाले, और प्लस 60 लोग कौन, दोनों वाले, जो दोनों में से मैंने घटा दिया था। तो 420 में से 225, 195 वो हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि 60 मोहम्मद आजमान अली इसमें भी है, दोनों पढ़ता है ना, तो इस 60 को आप एक बार इसमें भी जोड़ रहे हो और 60 को एक बार इसमें भी जोड़ रहे हो, इसीलिए आपने उसको हटाया है। ओके, एक बार आप इस प्रश्न पे विचार करें, आराम से आप एक बार इस प्रश्न पे विचार करें, थोड़ा सा अपना सहयोग। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी ना कि प्यार और जंग में हर कुछ जायज है, सुना है ना आपने, प्यार और जंग में हर कुछ जायज है। उसमें ना आज से एक और शब्द जोड़ लीजिए कि प्यार, जंग और रीजनिंग, तर्क शक्ति में हर कुछ जायज है। कुछ भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, तो किसी भी पहलू को छोड़ देना ना, ये गलत है। मैच खेलने से पहले ना यू शुड लर्न ईच एंड एवरी शॉट, हर तरह का शॉट, वो धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट भी सीखना जरूरी है, वैसे ही पढ़ाई भी है, हर एक एंगल से एक्सप्लोर करना है, नई नई चीजें, क्या संभावनाएं हैं, इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है। तो एक बार आप इसको विचार करें। चलिए, अब आज से आपका पीडीएफ से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, मुझे इसका पता नहीं था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि संभव हो तो पुराने पीडीएफ भी फिर से आपको दे दिया जाए। देखिए, यहां पे क्या कह रहा है कि ना ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 20 लोगों की एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, और जबकि 5 उन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा है
कि ये सर्वे जो किया जा रहा है टोटल कितने लोगों पे, 20 लोग पे, हिंदी और इंग्लिश अखबार पढ़ने वाले लोगों पे। यहां पे आपने देखा कि 100 कितने लोग थे, 195 लोग ये बाहर हैं, 195 जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सर्वे तो इन पे हुआ है। बस यहां पे क्या कह दिया है कि यहां पे आपको 5 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, डू नॉट रीड, 5 ये लोग हैं। तो 20 में से 5 कुछ पढ़ते ही नहीं है, तो रीड करने वाले कितने लोग हैं, पढ़ने वाले 20 माइनस 5 कितने हो गए, 15। रीड करने वाले कितने लोग हैं, 15 लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। अब 8 लोग हिंदी, 11 लोग इंग्लिश, ये कैसे संभव है भाई? पढ़ने वाले लोग हैं 15 और मैं चार्ट बना रहा हूं 11 + 8 19 लोगों का, ये संभव कैसे है? मतलब 19 में से 15 घटाइए, 4 वो लोग हैं जो दोनों में ही इंक्लूडेड है। बिल्कुल पिछले प्रश्न का उल्टा तरीके से मैंने यहां पे पूछ दिया। 4 वो लोग हैं जो हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो अगर आप रीड करने वाले इस 15 का हिसाब मेरे से मांगेंगे तो मैं कहूंगा ये कर लो ना, क्योंकि 4 उसमें भी और इसमें भी। बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया सुप्रिया, वेरी गुड। आसान, बढ़िया, सुंदर काम। कोई चिंता का विषय है किसी के मन में? ओके ओके, अगले प्रश्न पे विचार करें। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये क्या आप देख पा रहे हैं क्लियरली? अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये है फिजिक्स, यहां लिखा है 42, यहां लिखा है 15, यहां लिखा है 47, यह है केमिस्ट्री, ये लिखा है 12, 11, 13 और यहां पे लिखा हुआ है 50 या 60, 50 ही मानते हैं, 50 ही लिखा हुआ है, 50। सॉल्व कीजिए, चलिए प्रयास कीजिए। आसान तरीके से, सिंपल क्वेश्चन, कुछ नया, हर बार कुछ नया सीखने की चेष्टा में रहना चाहिए। देखिए क्या कहता है कि कंसीडर द वेन डायग्राम, नीचे दिए गए वेन आरेख पर विचार करें। यह उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने 3 विषय में 500 छात्र में से विशेष योग्यता प्राप्त की। सिर्फ 2 विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाली, सिर्फ 2 विषय, तो कौन कौन है? ये 12, ये 15, ये 12, 15 और 13, यही लोग हैं जो 2 विषय में आए हैं। तो 12 + 15 + 13 कितने हो गए? 40। कितने हैं? 500, और आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। 8%। खत्म, ठीक है भाई। कैलकुलेशन तो गलती ना करें ना। 12 लोग वो हैं, सिंपल क्लियर लिखा है। इट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 500। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिस्टिंक्शन इन ओनली 2 सब्जेक्ट? सिर्फ 2 ही विषय में।
सिर्फ 2 ही विषय में कौन है, 12 लोग हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, 15 लोग हैं जो मैथ्स और फिजिक्स में, और 13 लोग हैं जो केमिस्ट्री और मैथ्स में। सबको जोड़ा 40 बटा टोटल क्या 500 और परसेंटेज निकालना था। अगले पे विचार कीजिए, मतलब वेरिएशंस देखिए, नहीं आ रहा है एक बार प्रयास करें, नहीं तो मैं हूं भाई, कुशल भैया है, करेगा सहायता, लेकिन भगवान भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करता है। आपका एक बार प्रयास करना बनता है, आपका एक बार चीजों को प्रयास करना बनता है। परीक्षा में आप अकेले जाएंगे, कोई और आपके साथ नहीं होगा। उस उल्लास, उस भय, जो भी उस वक्त आएगा ना, आपको खुद ही झेलना है। इसलिए मैं कहता हूं एटीट्यूड में बदलाव बहुत आवश्यक है। अफसर बनने के लिए वो अफसर वाली एटीट्यूड जरूरी है। द डे यू अचीव दैट एटीट्यूड, बिलीव मी, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपका हाथ पकड़ नहीं सकता, आप अबल हो जाएंगे। तो सहजता के साथ बस बढ़ते रहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्या हुआ, क्या निष्कर्ष निकाल रहे पा रहे हैं आप इसका? भैया खाने पीने की चीजें मत लाओ। मैं समझा नहीं। देखिए क्या कहता है, कुछ लोगों ने तो प्रयास किया, मैं थोड़ा वक्त भी उनको भी दे रहा हूं। देखो हर तरह के लोग हैं, हर व्यक्ति अलग है, कभी तुलना आप किसी से करो ही मत। आप में से जरूर कुछ ऐसे होंगे जो इंजीनियर्स होंगे, उनसे ये बन जाएगा। कुछ बीकॉम वाले होंगे, शायद वो भी बना लेंगे। कुछ बीए वाले होंगे, उन्हें थोड़ी समस्या आ जाएगी। तो हर व्यक्ति को मैं वक्त दे रहा हूं, तो हर व्यक्ति धैर्यता के साथ, जो बना पा रहे हैं बहुत अच्छा, जो नहीं बना पा रहे और अच्छा। कहते हैं ना, अपने मन का हो तो बहुत बढ़िया, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, भगवान फिर कुछ सोच रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को एक दूसरे से कोऑपरेट करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, एन ऑफिशियल मीटिंग इज अटेंडेड बाय 130 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज। 130 डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के से एक ऑफिशियल मीटिंग अटेंड किया जा रहा है। ऑफ देम 66 ड्रिंक टी, चाय पीने वाले कितने, 66। 56 ड्रिंक कॉफी, कॉफी पीने वाले कितने, 56। और 63 पीने वाले क्या, जूस। 27 कैन ड्रिंक ईदर टी और कॉफी। 27 वो लोग हैं जो टी या कॉफी कुछ भी पी सकते हैं। 25 कैन ड्रिंक कॉफी और जूस। 25 वो हैं जो कॉफी या जूस कुछ भी पी सकते हैं। 23 जो है, 23 जूस या चाय पी सकते हैं। 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकता है। 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकता है, ठीक है। पूछा क्या है भाई लोग, हाउ मेनी ड्रिंक ओनली टी, सिर्फ चाय पीने वाले लोग, मतलब मुझे ये हिस्सा चाहिए। अब मेरे लाल लालियों जरा आप ये देखें कि ये टोटल कितना है, इस टोटल की का वैल्यू क्या है। चाय वाले लोग पीने वाले कितने हैं, 66। वैसे चाय विश्व में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज है, ठीक है। 66। अब जरा देखो, ये जो 27 है इसके अंदर है, ये 23 भी इसके साथ है। अपने को कॉफी और जूस से मतलब नहीं है, हम लोग देसी लोग हैं, देहाती लोग, हमको चाय चाहिए भाई।
और सही में चाय का जुनून कुछ ऐसा है, चाय वाले को ना आप कॉफी दे दो, क्या हटाओ यार, चाय ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो 5 है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ये सबसे बड़ी समस्या है। 5 को क्या कर रहे हैं हम, यहां भी गिन रहे हैं और यहां भी गिन रहे हैं, ये एक घनघोर समस्या था। तो अगर आप 66 में से 27 प्लस 23 और 5 को घटा लें तो आपको वो लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। तो 66 माइनस 27 और 23 50, 27 और 23 50 माइनस 45, 21 लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। बहुत बढ़िया मनीष कुमार। बताइए समस्या। समस्या वाली बात क्लियर है भाई, आसान। चलिए और एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन को देख के प्लीज मत घबराइए, आप सक्षम हो करने में, नहीं होगा मैं हेल्प करूंगा, लेकिन मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा प्रयास तो कीजिए, गलत सही कुछ भी प्रयास करना जरूरी है, ठीक है। एक बार प्रयास। आराम से विचार करें, विचार करें, कोई हड़बड़ी नहीं। काजल समझ नहीं आ रहा है, ध्यान से सुनते जाइए, सीखिए, क्वेश्चन ना बने उसमें समस्या नहीं है। सो एनी प्रॉब्लम टिल हियर, यहाँ तक की कोई बातों में अगर विचार करने की आवश्यकता है तो बताइए, या फिर अगर इस प्रश्न को आप बनाते हैं और फिर आगे अगले टॉपिक पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिलोजिज्म का। देखिए, अच्छा चलिए आंसर्स आ रहे हैं, देखिए दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा।
दिखेगा, ठीक है। देखिए, एन ऑफिस हैज टोटल 95 एम्प्लॉइज, एक कार्यालय में कुल 95। अच्छा, अभी कुछ लोग टेंशन में होंगे, सही है गलत? डी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड छोटू कुमार, बहुत बढ़िया। तो भाई क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में कुल 95 कर्मचारी हैं। प्रत्येक कर्मचारी वार्षिक उत्सव के दौरान 3 गतिविधियां अर्थात संगीत, नृत्य और स्किट में एक या अधिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सो 3 गतिविधियां हो रही हैं, कौन कौन सी है? म्यूजिक, डांस और नाटक को आप स्किट कहते हैं। देखो, इंग्लिश हिंदी क्यों बहुत ज्यादा हिंदी पे आश्रित ना होया करें, क्योंकि हर परीक्षा का सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, हर परीक्षा का सवाल पहले इंग्लिश में सेट किया जाता है, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। प्रायः कभी अगर कोई भी डिफरेंसेस आ रहा है इंग्लिश और हिंदी में, तो हमेशा इंग्लिश को मान्य किया जाता है। और आप देखिए ना, यहाँ स्किट स्किट ऐसे लिखता है, तो बेसिक इंग्लिश के बिना, मतलब हम अब उस देश में रह रहे हैं जहां बर्गर खाने के लिए आपको 2 लाइन इंग्लिश बोलनी पड़ेगी कि आई नीड टू हैव अ बर्गर, भले ही आपके पांव कांपे, ठीक है। तो देखिए, विचार करते हैं आगे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटिंग इन ओनली म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक में कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं? 20 लोग, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक में ये पार्टिसिपेट किए 20 लोग। वेयर एज 14 पार्टिसिपेट ओनली इन स्किट, सिर्फ 14 लोग यहां पे हैं। एक ऐसा कलर की तलाश में हूं। 17 पार्टिसिपेट ओनली इन डांस, 17 सिर्फ उसमें। A total of 8 employees participated in both music and skit only. म्यूजिक और स्किट में कितने? A total of 8 employees participated in both music and skit only. 12 employees participated in all the 3 games. 12 लोग यहाँ हैं. 15 employees participated in both dance and skit. 15. Whereas 9 employees participated in both music and dance. ये कैसे म्यूजिक? अच्छा, अरे ये क्या, कुछ गलती कर दिया मैंने पढ़ने में। 15 क्या थे? 15 एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट डांस एंड स्किट, यहां पे 15 आएगा। 15, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा 9 एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन बोथ म्यूजिक एंड डांस, यहां पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अभी ठीक सारे इंफॉर्मेशन सही डाले हैं ना मैंने। 20 सिर्फ म्यूजिक, 14 जो है वो सिर्फ स्किट, 17 ओनली डांस, 8 एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन बोथ म्यूजिक एंड स्किट, 8 जो है म्यूजिक और स्किट में, 12 पार्टिसिपेट इन ऑल द 3 एक्टिविटीज, 15 पार्टिसिपेट इन बोथ म्यूजिक एंड स्किट, 9 पार्टिसिपेट इन बोथ म्यूजिक एंड डांस। फाइंड द टोटल ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन स्किट। स्किट में, इसमें कुल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? बस और कुछ नहीं, बात बनाया है। और इंसान प्रायः ऐसे सवाल, बड़े सवाल देख के घबरा जाते हैं। देखिए, बड़ा सवाल इंफॉर्मेशन ज्यादा, बड़ा सवाल इंफॉर्मेशन ज्यादा, उसका हल आसान। छोटा सवाल इंफॉर्मेशन कम, हल मुश्किल। याद रखिए इस चीज को। तो कितने लोग भाई थे? 14 लोग थे सिर्फ और सिर्फ स्किट वाले, 15 लोग थे म्यूजिक और ये वाले, 12 लोग तीनों और 8 लोग ये वाले। तो 20, 35 और 9, 49, सबको जोड़ दिया, आंसर डी हो गया, काम खत्म। ठीक है, ठीक है, समस्या वाली बात। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलेंगे अगले विषय पे, सिलोजिज्म पे। यहां तक की कहानी हो गई खत्म। आज मैं अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहा हूं। अगली क्लास में फिर से हम सिलोजिज्म पे ही विचार करेंगे। तो सिलोजिज्म के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वेन डायग्राम के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इकट्ठे। हाँ देवेंद्र जी बताइए क्या समस्या है बेटा? आप देखो, आपका ये ना प्लीज वाला कमेंट मैंने पढ़ लिया, इससे पहले शायद आपने कुछ डाउट पूछा, मैंने नहीं पढ़ा। वही मैं कहता हूँ ना कि अगर आपका जेन्युइन डाउट है, आप 4 बार लिख दीजिए, मैं एक बार पढ़ ही लूंगा ना। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए क्या समस्या है। पॉलिटी की क्लास 5:30, मुझे ऐसा नहीं लगता है संभव है। 6 बजे के पहले क्लास नहीं हो सकती।
भैया प्लीज आज जल्दी छोड़ दीजिए, 6 से 10 PM तक की क्लास है आज। ठीक है ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्दी खत्म। एक बार उस प्रश्न को और समझा दीजिए। अब देखिए उसे प्रश्न को, कौन से प्रश्न को, इस प्रश्न की अगर आप बात कर रहे हैं तो देखिए सर क्या एसएससी की रीजनिंग एंड मैथ्स की बुक ले लें? देखिए शुरुआत करने के लिए प्रियंका पहले आपको अपने आप को आंकना होगा कि आप लाइक लेट सपोज किस बैकग्राउंड से हैं, बीए किया, बीएससी किया, ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग किया। ये समझो कि ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट किया है। आप डायरेक्टली सीसैट के क्वेश्चंस नहीं जम कर सकते हैं। सीसैट के क्वेश्चंस डायरेक्टली बनाने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अभी तक शुरुआत में जो वेन डायग्राम की मैंने शुरुआत की, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की और फिर कहीं जाकर के मैं आपके कुछ विगत वर्ष के प्रश्नों पे आया जो आपके स्टेट पीसीएस लेवल पे पूछे जाते हैं या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं एसएससी के मैथ्स और रीजनिंग के किताब से, ताकि आप बेसिक सीखें और बेसिक सीखने पे ही सीसैट के क्वेश्चन बनेंगे। बेसिक सीखने पे ही सीसैट के क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो सीसैट के क्वेश्चंस, देखिए आपने क्लॉक वाला विषय किया, आप कह रहे हैं हार्ड है, हार्ड है, यही कह रहे हो ना, पहली बार सीखे हो, क्या चाहते हो कि ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होगा, वो प्रैक्टिस करो, उसका कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन में समस्या है। आधे से ज्यादा लोग आप में से, मैं गारंटी लेता हूं, आपको पहाड़ा नहीं याद है 19 तक का, मैं गारंटी लेता हूं कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पहाड़ा ही नहीं याद है 19 तक का। फिर आप विचार करें ना, और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सीसेट के बिना, और खास करके रीजनिंग के बिना संभव नहीं है कि आप पेपर 2 को, सीसेट के पेपर को क्लियर कर पाएंगे, नहीं है संभव। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप मैथ्स और रीजनिंग को ही साथ लेके चलें। ओके हाँ, तो इसमें क्या है, अब इसमें क्या बातें हो रही हैं, देखिए कि म्यूजिक वाले 20 लोग थे, 9 लोग थे, म्यूजिक और डांस वाले 8 लोग थे, ये वाले हर का हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। और आपसे पूछा है देवेंद्र की टोटल पार्टिसिपेंट्स स्किट में कितने लोगों ने भाग लिया, तो ये सारे लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं, ये 8, ये भी तो स्किट वाले हैं, 12, 15, 14, सबको जोड़ दिया, काम खत्म हो गया। ओके सीसैट के क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बहुत जटिल है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कराता हूं ना, आसान, ये एक स्टेट लेवल का क्वेश्चन था, स्टेट पीसीएस, आसान है, ऑप्शंस में खेल आता है, और ऑप्शंस की परख आपको तभी होगी जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो। आप बस ट्रिक्स के पीछे भाग, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे। भाई हम लोग इतने अच्छे तरीके से ना, आप ठंडे दिमाग से कभी सोचना कि इस 2 घंटे की क्लास में हम लोग डेली एक टॉपिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, हर एक पहलू को टच करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपका योगदान भी तो आवश्यक है ना। आप इस एटीट्यूड के साथ अगर बैठे हो ना, हमने कोर्स खरीदा है अब आपकी जिम्मेवारी, नहीं हो पाएगा। एटीट्यूड में बदलाव बहुत आवश्यक है। ओके अब सिलोजिज्म को क्या कहते हैं, न्याय एवं मध्याश्रित अनुमान या न्याय निगमन। अब देखिए ये जो टॉपिक है, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछा जाता है। कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है। नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट आज करना होगा प्लीज। आपकी पॉलिटी की क्लास है, मे भी कुछ समस्या होगी, आप लोग या तो इसको रिकॉर्डेड देखिए या उसको देखिए, बट मुझे 15 से 20 मिनट और दीजिए, मैं 5:45 तक छोड़ दूंगा, प्लीज। नहीं हो पाएगा। एक देखिए, फिर वही वाली बात है, भरोसा करना होगा। हर टॉपिक में एक दिन में एक टॉपिक कराता हूं ना, अगले क्लास में मैं उस पर विचार नहीं करता हूं, बट ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जहां पे पूरी उल्टी पुल्टी गलत सही बातें होंगी, आप देखिए तो सही। तो आज इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट करके फिर अगली क्लास में इसको रिवाइज करके प्रैक्टिस करेंगे, तभी संपूर्ण रूप से आपका पकड़ बनेगा इस पर। तो प्लीज मुझे सही तरीके से चलने दीजिए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला स्टेटमेंट हो सकता है
कि all dogs have a tail, सभी कुत्तों का एक पूंछ होता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि ऑल मेन आर डॉग्स। लड़कियां खुश हो गई कि भैया ने सही बात कह दिया। ऑल मेन आर डॉग्स। अब मुझे बस ये बताओ कि इन दोनों ही स्टेटमेंट में क्या फर्क है, इन दोनों ही स्टेटमेंट में क्या फर्क है, बस आप मुझे ये बताइए। ओके ऋतिक बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट में क्या फर्क है? तो आप एक सामान्य सा बात कहेंगे कि ऑल डॉग हैव अ टेल, बिल्कुल सही बात है, हर कुत्ते का एक पूंछ होता है। अब आप कहेंगे अरे सुबह तो एक कुत्ता दिखा पूंछ कट्टा जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारी निर्दयता है। बेचारे का जन्म एक पूंछ के साथ हुआ था, और ना जाने हम मनुष्य किस ओर जा रहे हैं कि अपने दिखावे के लिए, एक प्रकार का वो दिखावा है, दिखावे के लिए उसका पूंछ काट देते हैं। सही में दुनिया ना जाने कहां से कहां जा रही है। खाने वाली चीज को हम शकल पे लगा रहे हैं। वॉलनट स्क्रब आता है। वॉलनट इज व्हाट? वॉलनट को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉलनट स्क्रब। आप सैलून में जाइए, रगड़वा रहे हैं लोग। ठीक है, एक और कड़वी सच्चाई है, जूते बिकते हैं, मतलब ये वो सारी चीजें हैं। मे भी आपको लग रहा होगा हाँ ये तो मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, वही सारी चीजें मैं भी बोल रहा हूं। जूते बिकते हैं शोरूम में और किताबें सड़कों पे। आप जरा सोचिए, अखरोट। हाँ, मैं भी कल गया था दाढ़ी सेट, आपको लग रहा होगा आज हैंडसम समय। तो उसने कहा कि सर आपके बाल जा रहे हैं। मैंने बोला भाई पिछले 10 साल से जा रहे हैं, हेरिडिटियल, और इतने ही चल रहे हैं पिछले 7-8 साल से, भगवान की देन से इतने ही है। कोई खास परिवर्तन, बहुत ज्यादा खास परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 तो होता रहता है। उसने बोला हेयर स्पा करवा लो, ऐसा करवा लो। मैंने बोला भाई तू दाढ़ी सेट कर। तो बोला कि फिर शांत हो गया, दाढ़ी सेट किया। बोला बहुत ज्यादा टैन हो गया है। मैंने बोला भाई मैं पैदा हुआ था तब से मैं ऐसा ही काला हूं, आगे बोल। फिर उसकी वहां दाल नहीं गली। फिर कहता आपकी दाढ़ी सफेद हो रही है। मैंने बोला हाँ पिछले 2-3 वर्षों से ऐसा है, कलर कर दूं? मैंने बोला हाथ भी मत लगाना, ग्रे लुक है भाई, चांदी की दाढ़ी है। सोने हीरे की दाढ़ी है भाई, ग्रे लुक है। सो लाइक बदलाव देख रहे हैं लोग। अब उसमें वो मुझे बदलाव आखिरी में कहा कि वॉलनट का स्क्रब बहुत अच्छा है, रगड़ दूं क्या मुंह पे, एकदम साफ हो जाए? मैंने बोला भैया रहने दो। तो रियलिटी में लोग नहीं जी रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है। आज मैं दाढ़ी रंगवा लूं, क्या वो परमानेंट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसलिए दिखावे से बेहतर है अपने मन पे काम करें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आइए। तो भाई बातें क्या थी कि सारे कुत्ते एक पूंछ के साथ पैदा होते हैं, मतलब हर कुत्ते का एक पूंछ होता है, सत्य बात है। लेकिन ऑल मेन आर डॉग, ये बिल्कुल गलत बात है। अब लड़के कहे होंगे कुशल भैया अब सही बात है, ये कहना गलत है कि सभी पुरुष कुत्ते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, सो जितने भी स्टेटमेंट्स गलत हैं वो सारे सिलोजिज्म हैं। जितने भी स्टेटमेंट्स गलत हैं वो सारे सिलोजिज्म हैं, और जितने भी सही स्टेटमेंट है उसको आप लॉजिकल या क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट कहते हो। इसके बारे में हम आगे विचार करेंगे कुछ अगले। सॉरी, जिन लोगों के कान फट गए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आज हमारा विचार का विषय है कि सभी मेन आर डॉग क्यों गलत है। ठीक है, थैंक यू। तो विचार कुछ यहां से बैठेगा कि अभी मैंने आपको बताया कि 3 शब्दों की बड़ी ही मोनोपोली है इस विषय के लिए, ऑल, सम और नो। ऑल को कहते हैं सभी, सम को कहते हैं कुछ, नो को कहते हैं कोई नहीं। जब भी मैं कोई नहीं बोल रहा हूं मुझे एक गाना गीत याद आ रहा है, कोई नहीं है कम, ना जाने कहीं सुन लिया होगा और इंसान गुनगुनाता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में गाने चलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले
लता जी का एक गाना है ना, लुक्का छिपी बहुत हुई, ना जाने क्यों मुझे जच गया, मैं सुबह से शाम वही सुनता हूँ, क्लासेस में चला लूं कभी कभी। ओके, सो कोई नहीं, और इसके कॉम्बिनेशन से और भी चीजें हो सकती है, जैसे सम नॉट हो सकता है, ऑल नॉट हो सकता है, इन सब पे हम बाद में विचार करेंगे। आज का विचार का विषय बस यही 3 है, ऑल, सम और नो, काम हो जाएगा। तो ऑल, सम और नो पे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया, मैंने कहा ऑल P इज Q। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि इसको मेरा भरोसा कीजिए हिंदी वाले भी इसको इंग्लिश आसानी से कर पाएंगे। हिंदी में मैं शुरुआत में लिखता हूं, बट समय के साथ आपको लगेगा कि नहीं इंग्लिश ही ठीक है। सभी P Q है, ऑल P इज Q। तो सभी P क्या है? Q है। तो जो भी बातें कही जाती हैं, जैसे यहां पे जो मैंने कह दिया, उसको सही माना जाता है। ये सिलोजिज्म का नियम है कि सिलोजिज्म इज अ लॉजिकल डेरिवेशन, जहां से आप दिए गए कथनों से निष्कर्ष को निकालते हैं और ये आप संपूर्ण रूप से मानते हैं कि जो दिया गया कथन है वो संपूर्ण रूप से सही है। मतलब ये हमें मानना है, ठीक है। और हर, देखिए मैं अक्सर कहता हूं ना कि हर चीज के 2 पहलू हैं, दोनों सही भी है, दोनों गलत भी है। ये बस हमारी सोच है। आपने शुतुरमुर्ग के बारे में सुना है ना? शुतुरमुर्ग, उसका शरीर थोड़ा भारी होता है, पांव बड़ा कमजोर होता है। तो जब भी आंधी तूफान आता है ना, वो अपना सर रेत में छुपा लेता है। तो एक बिरादरी के लोग हैं, कहते हैं कि शुतुरमुर्ग मत बनो। सर छुपाने से मतलब समस्या आई, तूफान समस्या है, सर छुपा लिया, समस्या से छुप रहे हो। एक बिरादरी के लोग ये कहते हैं कि शुतुरमुर्ग जैसा मत बनो। लेकिन दूसरे बिरादरी के लोग ये कहते हैं कि किसने देखा है कि शुतुरमुर्ग धरती में अपना, रेत में अपना सर छुपा करके क्या कर रहा है, क्या कर रहा है अंदर, किसी ने नहीं देखा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पांव कमजोर हो, तो उस आधार को और मजबूत बनाने के वो अपना सर डाल देता है ताकि वो और स्ट्रांगनेस के साथ उस धरती पे खड़ा रहे। तो हर चीज का 2 पहलू है, सही गलत हम निर्णय लेते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। इसलिए जो दिल को आए करो, भाव अच्छे रखो, सहज रहो, बस इतनी सी जिंदगी अच्छी रहेगी। तो भाई यहां पे बात है कि कंक्लूजन, अगर मैं निष्कर्ष आपसे पहला पूछूं कि सम P इज Q, कुछ P Q है, दूसरा ऑल Q इज R, सॉरी ऑल Q इज P, सभी Q P है, और तीसरा सम Q इज नॉट P, कुछ Q P नहीं है, कुछ P Q नहीं है। तो डॉक्टर वेन अभी जिनकी बातें हुई थी उन्होंने कहा था कि इसका एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो एक ऐसा डायग्राम जिससे यह बात साबित हो जाए कि सभी P Q है। लेकिन फिर से कुछ बिरादरी के लोग होंगे, उन्होंने कहा होगा नहीं नहीं ये डायग्राम हमको नहीं अच्छा लग रहा है, हम क्यों सभी P को Q बनाना है तो ये कर लेते हैं, सारे P क्या है Q है, ये दूसरा डायग्राम। तो 2 डायग्राम बन सकते हैं। तो रूल यही कहता है कि दिए गए कथन का जितने संभव डायग्राम हो आप बनाएं और उसके हिसाब से निष्कर्ष को, कंक्लूजन को चेक करें। अगर कोई निष्कर्ष सारे संभव डायग्राम पे सही होगा तो वो सही होगा, अगर वो कहीं भी गलत होगा तो वो गलत होगा, ठीक है। ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी देर में अभी ट्रिक भी समझेंगे, चिंता ना करें आप। तो अभी क्या कहा था भाई कि सभी P Q है, तो जब सारे के सारे P जो है वो Q है, मतलब थोड़ा P भी Q है। क्या ऐसा कहा जा सकता है? जब सारे के सारे P जो है वो Q है तो थोड़ा P भी Q है, दोनों जगह पे सही है। सभी P Q है मतलब 100% P Q है। अब जब आपके पास 100% रुपया है तो आप उसमें से 50 का, 10 का, 90 का, 99 का कुछ भी सामान खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? ऑल P इज Q, सभी P Q है, मतलब कुछ P भी Q है, और ये दोनों जगह ये बातें संपूर्ण रूप से सही है, कोई चिंता का ये बात नहीं।
अगला, ऑल क्यू इज पी, क्या सभी क्यू पी है? नहीं भाई, यहां पे तो नहीं है। पहला सही तो यहां सही। दूसरा गलत, यहां सही, ऑल क्यू इज पी है, लेकिन कहीं भी गलत तो वो बात गलत। ठंडे दिमाग से प्लीज सुनते चले जाइए, ठंडे दिमाग से प्लीज सुनते चले जाइए। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो, सम क्यू इज नॉट पी, कुछ क्यू पी नहीं है। सम क्यू इज नॉट पी, बिल्कुल यहां पे दिख रहा है भाई, कुछ पी क्यू नहीं है। और यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे भी ये बात गलत है। कहीं भी गलत तो वो बात गलत, कहीं भी गलत वो बात गलत। लेकिन अब आप हो गए परेशान कि भैया यार ऐसे नहीं चलेगा। बोलो ऐसे ही बोलो, भैया ऐसे नहीं, रूठ के बोलो ऐसे नहीं चलेगा। यार एक स्टेटमेंट पे मैंने 2 डायग्राम तुमसे बनवा लिया और इतना जटिलता के साथ तुम्हें परेशान कर रहा हूं। हाँ, ये परेशान होना जरूरी है। स्थिरता से पहले ना वो अस्थिर आप होंगे ना, तो ही आप कभी जाकर के स्थिर हो पाएंगे। इस बात को याद रखिए। तो अभी जो आपके मन में वो अस्थिरता आई है ना, वो जो ताश के पत्ते सारे बिखर गए हैं ना, एक लाइन सुनने पे सब कुछ सवर जाएंगे, सज जाएंगे। और ये लाइन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जिंदगी किस नजरिए से आप जीते हैं, सही गलत, यही तो गलती करते हैं। हर पहलू का 3 पार्ट होता है, सही गलत संदेह। ठीक है, तो अब हम ट्रिक की बात करेंगे। किसी भी बात को लेकर के आप अगर 100% श्योर हैं कि वो बात सही है, तो वो सही में सही होता है। किसी भी बात को लेकर के अगर आप 100% श्योर है कि वो सही है, तो वो सही में सही होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहूं कि ऑल दिल्ली इज इन इंडिया। आप 100% श्योर है कि सभी दिल्ली भारत में है, भारत का हिस्सा है। किसी भी चीज के बारे में आप 100% श्योर हैं कि वह बात गलत है, वो भी सही है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, नो दिल्ली इज इन इंडिया। नो दिल्ली इज इन इंडिया, कोई भी दिल्ली नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। नो इंडिया इज पाकिस्तान। आप 100% श्योर है भाई, दोस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई भी भारत पाकिस्तान नहीं। और अगर आप किसी भी चीज के बारे में 1 से लेकर के 99% तक श्योर हैं, 1 से 99, मतलब आप संदेह में हैं, डाउट में हैं, और डाउट वाली सारी बातें गलत होती हैं। डाउट वाली सारी बातें गलत होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, अगर मैं कहूं कि POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या हम इस बात को मानते हैं? नहीं मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समय से UN में केस चल रहा है कि भाई पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हमारा हिस्सा कब्जाया है, वो हमारा, हमें वापस करो। तो संदेह है। ठीक है, तो पहला ये हिस्सा। दूसरा ट्रिक ये कहता है, ट्रिक कहता है कि ऑलवेज ड्रॉ लीस्ट ओवर लैपिंग डायग्राम। हमेशा कैसा डायग्राम आपको बनाना है? लीस्ट ओवरलैपिंग डायग्राम। लीस्ट ओवरलैपिंग मतलब क्या है? कोई एक्स्ट्रा निष्कर्ष ना आए। लीस्ट ओवरलैपिंग का अर्थ यही होता है, कोई एक्स्ट्रा निष्कर्ष निकल के ना आए। अब यहां पे आप आ जाइए, यहां पे मैंने पता है क्या गलती की थी? मुझे कहा था सभी PQ है। मैंने ये डायग्राम ठीक बनाया था, ये भी ठीक था, लेकिन यहां से मैंने एक एक्स्ट्रा बात निकाल लिया था अपने मन में, और वो ये था कि ऑल Q इज P। ये कहा नहीं गया था। और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि पहला वाला डायग्राम सही है, लीस्ट ओवरलैपिंग, कम क्षेत्रफल को पकड़ रहा है। दूसरे वाले में आप संपूर्ण क्षेत्रफल को पकड़ रहे हैं, तो ये डायग्राम आप बनाएंगे नहीं। मे भी आपके मन में रहे, उससे हम भाग नहीं सकते। ध्यान से सुनिए, नहीं तो ये एक ऐसा टॉपिक है, सोचिए ना, ऑल P इज Q, बात ही गलत मैं कर रहा हूं, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक सीखने होंगे। सो प्लीज मेरा गुजारिश है आप ध्यान से सुने, नहीं तो आप परेशान रहेंगे। अगली क्लास आपकी ऐसे ऊपर से जाएगी।
और फिर आप कहोगे भैया आपने बताया नहीं। भैया आपको बता रहे हैं कि सुनोगे तो ही समझोगे। तो वो डायग्राम नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब पहले में तो कोई समस्या नहीं है, पहला वहां भी सही यहां भी सही, ऑल क्यू इज पी, वहां भी गलत यहां भी गलत। तीसरे में लेकिन हमको कंफ्यूजन है, तीसरा कह रहा है कि सही लेकिन गलत। क्यों गलत? क्योंकि उस डायग्राम के अनुसार गलत। तो जरा सोचो, ये बाहर वाले क्यू के बारे में तुमको कुछ पता है क्या? क्या आप लोग इस बाहर वाले क्यू के बारे में जानते हैं? आप 100% पी के बारे में जरूर जानते हैं। जैसे कि आप अपने पिताजी के बारे में, अपने भाई के बारे में 100% जानते हैं कि उन्हें समोसा पसंद है या नहीं, तो आपको पता है पसंद है नहीं। उन्हें लड्डू पसंद है, आपको पता है, क्योंकि आप संपूर्ण रूप से पी को जानते हैं कि सभी पी क्यू है। बट आप मुझे संपूर्ण रूप से नहीं जानते। आप मेरे बारे में कुछ बात जानते हैं कि मेरा नाम कुशल भैया है, मैं रीजनिंग का अध्यापक हूं, यही सारी चीजें जानते हैं। आपको यह पता है मुझे पानी पूरी पसंद है या नहीं, मुझे चाट पसंद है या नहीं, मुझे मसाल पूरी, पाव भाजी, वैसे मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है नहीं पता। तो जिसके बारे में नहीं जानते हैं, मतलब उसके बारे में आप किस में है? डाउट में है। तो हम बाहर वाला क्यू के बारे में डाउट में है। तो डाउट में होने के कारण, संदेह में होने के कारण ये वाला बात गलत है। भले ही तुमको डायग्राम में ये दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमको उस बात में संदेह है, इसीलिए वो बात गलत है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये याद रखिएगा, 3 कैटेगरी, सही गलत संदेह, संदेह गलत। ऑलवेज ड्रॉ लीस्ट ओवरलैपिंग डायग्राम। न्यूनतम क्षेत्रफल को पकड़ना है कि कोई भी एक्स्ट्रा निष्कर्ष निकल के ना है, जो स्टेटमेंट कह रहा है बस उतना ही है। अब मान लीजिए आ गया सम ए इज बी, ये स्टेटमेंट। अब आप विचित्र विचित्र डायग्राम बना बैठे, कुछ ए बी है, पहला डायग्राम आपने ये बनाया, फिर किसी ने ये डायग्राम बना दिया सम ए इज बी, फिर किसी ने डायग्राम ये बना दिया। अभी भी सारे ए को जब बी बनाओगे तो कुछ ए भी तो बी ही बन रहा है ना। आपने बना डाले इतने डायग्राम। अब मुझे ये बताओ कौन सा डायग्राम सबसे सही? कौन सा डायग्राम सबसे सही, जल्दी बताओ। बिल्कुल राकेश बाबू, ध्यान से बस सुनिए, आएगा। ये सारे डायग्राम सही नहीं है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, हर जगह कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात निकल के आ रहा है। सबसे सटीक डायग्राम यही है कि कुछ ए का हिस्सा बी है। तो जब कुछ ए का हिस्सा बी हुआ तो कुछ बी का भी तो हिस्सा ए हुआ ना। और सम ए इज नॉट बी, भाई ये वाला ए बी नहीं है, भले ही हमको दिख रहा है, लेकिन हमको इसके बारे में संदेह है। हम थोड़े से ए के बारे में जानते हैं कि कुछ ए बी है, बाकी के बारे में नहीं जानते। और सम ए इज नॉट बी, क्या पता हमने भाई ऐसा डायग्राम बनाया, सोचा हो अपने मन में, तो यहां तो पूरा का पूरा ए बी है। संदेह जो होता है वो बहुत गलत चीज होता है। ठीक है, यहां तक की बात है। फिर से मान लीजिए आ जाए नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, तो ये ए है और ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं। ये ए है, ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं है। कंक्लूजन में मैंने पूछा नो बी इज ए, कोई बी ए नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं है। और दूसरा ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। ये जरा सोच के बताइए सही या गलत। कुछ ए बी नहीं, इसको समझिए आप एक एग्जाम्पल से। मैं कहता हूं नो इंडिया इज पाकिस्तान, ये भारत है और कोई भी भारत क्या नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। मैंने कंक्लूजन दे दिया पहला कि दिल्ली, सम इंडिया को मैं दिल्ली ले लेता हूं, इज नॉट पाकिस्तान। बात सही या गलत? सम इंडिया मतलब क्या? दिल्ली, भारत का एक हिस्सा क्या? दिल्ली, इज नॉट पाकिस्तान।
तो जब पूरा का पूरा ए बी नहीं है तो थोड़ा ए भी तो बी नहीं ही है ना, हमको कहां संदेह है। बहुत बढ़िया सचित, क्या नाम है, सचितानंद यादव, बहुत अच्छा, वेरी सुप्रिया। ऋतिक वेरी गुड। अरे नहीं भाई ऋतिक, गड़बड़ हो रहा है भाई। क्लियर है भाई कि सम इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, तो इंडिया का कुछ हिस्सा दिल्ली है, दिल्ली पाकिस्तान नहीं, हमको पता है भाई पाकिस्तान। अरे सनी देओल गदर 2 ऐसे कैसे, गदर 3 भी आने वाला है। तो बस यही छोटी सी बात आप दिमाग में रखेंगे, सवाल बनेगा। अब ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे, कंक्लूजन आएगा। सारे कॉक्स क्या हैं, बियर हैं, एंड ऑल बियर आर हॉर्सेस, ऑल बियर आर हॉर्सेस। सम बियर आर कॉक्स, सम बियर आर कॉक्स, बिल्कुल है भाई। सम हॉर्सेज आर कॉक, बिल्कुल है। देखो ना, यहां से यहां कॉक है, यहां से यहां बियर है, यहां से यहां हॉर्सेज है, तो ये हॉर्सेज का हिस्सा है ना, इसके साथ इसका हर के साथ कॉम्बिनेशन है। ऑल कॉक और हॉर्सेज, बिल्कुल सही बात, ये भी सही है। अभी आपको इस पे नहीं जाना है, अभी मुझे एबीसीडी से नहीं आंसर चाहिए, मुझे बस ये 1 2 3 चेक करना है, कौन सही कौन गलत, बात खत्म। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ऑल सी आर डी, सभी सी क्या है, डी है, एंड ऑल डी आर ई, खत्म। ऑल सी इज ई, बिल्कुल सही। नो सी इज डी, गलत बात भाई गलत बात। ओके, 3 आ गया, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। ऑल हैन आर एग, ऑल बर्ड आर एग। अब देखो, बर्ड को मैंने हैन के साथ नहीं चिपकाया, अपने मन से एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी है, वही मैं आपको कह रहा था। ऑल हैन आर एग, ऑल बर्ड आर एग, अब बर्ड को और हैन को नहीं चिपकाओ। और ऑल एग आर लॉयन, ऑल हैन आर लॉयन, सारे हैन लॉयन है, बिल्कुल है भाई। सम लॉयन आर एग, बिल्कुल है भाई। ऑल बर्ड आर लायन, बिल्कुल है भाई। लेकिन हैन और बर्ड के बीच कोई संबंध नहीं है। तो अभी आपको एबीसीडी पे नहीं जाना है, अभी बस आपको ये चेक करना है सही या गलत, ठीक है। तो आप एक काम करें, अब ये सारे प्रश्न, अभी आपको एबीसीडी नहीं चेक करना है, बस आप डायग्राम बनाना सीखिए और जो पुरानी बातें मैंने कही हैं इन पे विचार कीजिए, ठीक है। डायग्राम बनाइए, बस आंसर्स हम लोग, मतलब फाइनल अभी सिलोजिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हम अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट समरी क्या है, बस इतनी सी बात कि सामान्य प्रकार से सामान्य सोच रखना है वेन डायग्राम के। सामान्य सोच वेन डायग्राम के लिए रखेंगे तो ही चीजें होगी। वेन डायग्राम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं उनको। और अगली क्लास में सिलोजिज्म के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और वेन डायग्राम के तो करेंगे ही करेंगे। और अगली क्लास में वेन डायग्राम और सिलोजिज्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर प्रकार से उसको हम लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो और आपकी कोई बात है, समस्या है, प्लीज बताएं। आपको बस मैं सारे क्वेश्चंस छोड़ दूंगा, बस आप आज डायग्राम बनाना सीखिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। पिछले क्लास का अगले क्लास में इस क्लास के सिलोजिज्म को रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो ऊपर से चीजें जाएंगी और फिर आप मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं। भैया आपको बता रहा है कि रिवाइज करके आएंगे तो ही बात बन पाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो मेरी बात को मानिए, आपकी भले की बात कह रहा हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ ना कि आपके माता पिता के बाद सबसे खुश होने वाला व्यक्ति आपके शिक्षक होंगे, आपकी सफलता से उनको बहुत खुशी होगी। ओके, सो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। और प्लीज रिवाइज कीजिए। देवेंद्र बाबू, समय के साथ हर बदलाव हो जाते हैं, समय के साथ आप चीज़ों को सीखने लगते हैं और आप एंजॉय करने लगते हैं। बस उतनी सी बात है कि अपने आप पे भरोसा रखना आपका बहुत जरूरी है। हम प्रायः भरोसा नहीं रखते अपने आप पे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।